हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 पाठ आपका है यहाँ पर 9 विज्ञान। पाठ का नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण जब आप नाम सुनते हैं तब आपके दिमाग में एक और नाम आता है, वो है न्यूटन। तो न्यूटन का जो लॉ था वो क्या था? वो था गुरुत्वाकर्षण। मतलब कि किस तरह से जब वो न्यूटन जो हैं, आपने सुना है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो क्या हुआ कि जब पेड़ के ऊपर से एक सेब उनके सिर पर गिरा तो वह सोचने पर मजबूर हो गए कि यह जो सेब है पेड़ से नीचे की तरफ ही गिरा है, यह ऊपर नहीं गया, हवा में नहीं रहा। तो उन्होंने फिर इस पर क्या है, खोज शुरू की। तो गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ है या गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमें सारी जानकारी किसने दी? वैज्ञानिक न्यूटन ने हमें जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था कि जो भी वस्तु है वो पृथ्वी की ओर ही क्यों आती है, ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, इस पर उन्होंने जो है बहुत खोज की थी। तो अभी आप जो है पीछे जो आप 2 लेसन पढ़े थे आपने, उसमें आपने वस्तु की चाल, गति और दिशा परिवर्तन और बल, इन सब के बारे में हमने जो है पिछले 2 पाठों में पढ़ा था। तो उसमें क्या था, उसमें भी आपने देखा था कि किस तरह से जो है हम किसी भी वस्तु की गति को अपना बल लगाकर उसकी दिशा को परिवर्तित कर देते हैं। यह आप पढ़ चुके हैं। तो अब आप क्या पढ़ रहे हैं? अब आप पढ़ रहे हैं कि जब कोई भी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो उसमें भी कोई एक चुंबकीय आकर्षण होता है हमारी पृथ्वी पर, तभी वो ऊपर से नीचे की ओर खिंची चली आती हैं। तो बच्चों, आओ पढ़ते हैं अब हम किस तरह से गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई। तो हम शुरू करते हैं यह पाठ। हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की चाल अथवा गति की दिशा परिवर्तित करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। हम हमेशा देखते हैं कि जब किसी वस्तु को जो है ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरती है। हमें यह मालूम है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में जो है वस्तुओं पर ग्रहों एवं चंद्रमा पर लगाने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। आइजैक न्यूटन ने इस तथ्य को समझ लिया था कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो अब देखो किस तरह से न्यूटन ने क्या देखा कि जब सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा भी क्या करती है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर क्या है, ग्रहों पर एवं चंद्रमा पर जो है चंद्रमा पर लगने वाला कोई भी जो बल है वो अवश्य होना चाहिए। तो आइजैक न्यूटन ने इस तथ्य को समझा और उन्होंने इन सब के लिए एक ही बल को उत्तरदायी ठहराया। वो कौन सा बल था? वो था गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर जो है विचार किया जाता है और हम यह पढ़ते हैं कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरह से बदल जाता है। अब जैसे कोई वस्तु हवा में घूम रही है तो उसका वेट कुछ और होगा, जब वो वस्तु पृथ्वी पर आएगी तो उसका भार कुछ और हो जाएगा। द्रवों में वस्तु के पलवन की शर्तों के विषय में भी हमने बहुत सा जो है रिसर्च करी, खोज करी। तो अब आइए, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण। हमें पता है कि चंद्रमा जो है
वो क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब कोई वस्तु जब ऊपर फेंकी जाती है तो वो कुछ ऊंचाई तक तो ऊपर जाती है, उसके बाद फिर वो क्या होता है, वो नीचे तेज़ी से जो है वो नीचे की ओर गिरने लगती है। तो न्यूटन के बारे में एक विवरण है कि जब वे एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा। सेब के गिरने की क्रिया से न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि अगर पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को नहीं आकर्षित कर सकती? क्या इन दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल लग रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वरन पृथ्वी की ओर गिरता है। अतः वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन हमें वास्तव में चंद्रमा पृथ्वी की ओर गति करते हुए दिखाई नहीं देता। तो बच्चों क्या हुआ, न्यूटन ने क्या देखा कि जो भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं, जैसे आप जब भी हवा में बॉल उछालते हैं, बॉल उछालकर खेलते हैं, तो आप देखते होंगे कि बॉल जब आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो कुछ दूरी तक तो ऊपर जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो बॉल वापस पृथ्वी पर आकर गिरती है। तो ऐसे ही जो है वस्तुएं हैं जो कुछ दूरी तक तो आकाश में जाती हैं, फिर आकर वो नीचे गिर जाती हैं। तो यही हमारा जो है, न्यूटन ने सोचा कि हमारी पृथ्वी में कुछ तो आकर्षण है, जो सभी वस्तुएं जो हैं वो नीचे की ओर आकर गिरती हैं, आकर्षित होती हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या है, अध्ययन शुरू किया। फिर उन्होंने देखा कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन पृथ्वी पर आकर नहीं गिरता। जो चंद्रमा है बच्चों, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिससे क्या है कि वो एक ही सरल रेखा पर घूमता है, लेकिन वो जो है नीचे की ओर नहीं आता है। तो इससे क्या होता है कि जो चंद्रमा है वो कभी भी आपने उसको नीचे की ओर तो नहीं देखा ना, वो सिर्फ अपने ही अक्ष पर पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि चंद्रमा की गति को समझने के लिए हमने एक क्रियाकलाप जो है 7.11 पर विचार करना है। तो अब आप एक क्रियाकलाप पढ़ेंगे। धागे का एक टुकड़ा लीजिए, इसके एक सिरे पर एक छोटा सा पत्थर बांध दीजिए। धागे के दूसरे सिरे को पकड़िए तथा पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाइए। जैसा कि चित्र 9.1 आप देख रहे हैं, उसमें दिखाया गया कि इस बच्चे ने किस तरह से धागा पकड़ा हुआ है और एक सिरे पर, और उस पर पत्थर बांधा हुआ है और कैसे उसको घुमा रहा है। पत्थर की गति की दिशा को देखिए। अब धागे को छोड़िए, फिर से पत्थर की जो है आप गति की दिशा को देखिए। तो जब धागे को छोड़ने से पहले पत्थर जो है वो एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है और प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा जो है वो बदलती रहती है। तो जो यह परिवर्तन जो है उसमें क्या शामिल है, उसमें आपका त्वरण शामिल है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है और जो वस्तु को, तो यह जो त्वरण होता है वो वस्तु को वृत्ताकार पथ के लिए क्या करता है, गतिशील रखता है। और वह बल जो है वो किस पर लगता है, केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल भी कहा जाता है। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर जो है वो क्या करता है, एक सरल रेखा में स्वतंत्र रूप से गतिशील होता है और यह जो सरल रेखा है यह वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। तो अब आप वृत्त पर स्पर्श रेखा का एक चित्र भी देख सकते हैं नीचे, और इसे भी आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपके ये देखिए कॉलम है, कॉलम में एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक लाइन
लाइन है और सर्कल के बीच में एक डॉट है। सर्कल के ऊपर जो लाइन है उसको क्या अंकित किया गया है, ABC। यह सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। सरल रेखा ABC वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श रेखा है। तो बच्चों समझ में आया आपको? आगे देखो, अभिकेंद्र बल के कारण चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। वह अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। तो जो बच्चों अभिकेंद्र बल के कारण जो है वो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर गति करता है और यह अभिकेंद्र बल क्या है, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही हमें मिलता है। यदि ऐसा कोई बल नहीं हो तो चंद्रमा क्या करेगा, चंद्रमा एक समान गति से जो है सरल रेखीय पथ पर ही चलता रहेगा। और यह देखा गया है कि जब सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, क्या सेब से पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते हुए क्यों नहीं देख सकते? और यह भी एक प्रश्न है। अगर पृथ्वी किसी चीज़ को आकर्षित करती है तो वह हमें क्यों नहीं दिखाई देती? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, परंतु गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि समीकरण 8.4 में है, पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है, मतलब न के बराबर है, इसीलिए पृथ्वी को सेब की ओर गति करते हुए नहीं देखा जा सकता। इसी तर्क का विस्तार यह जानने के लिए किया जाता है कि पृथ्वी जो है वो चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। मतलब चंद्रमा चक्कर लगाता है पृथ्वी के, पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती किसके, चंद्रमा के। तो इसी वजह से क्या है, सौर परिवार के सभी ग्रह जो हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और पहले की भांति हम यह भी कह सकते हैं कि जो सूर्य है और ग्रह हैं वो क्या है, उनके बीच में एक जो है बल है, उन सब के बीच में क्या है, एक बल, उनके बीच में एक बल मौजूद है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही जो है वो सेब और चंद्रमा का आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के समस्त पिंड जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के मध्य यह आकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्व आकर्षण बल कहलाता है। समझ में आया आपको कि किस तरह से उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा का आकर्षण नहीं कर रही है, बल्कि जितने भी हमारे विश्व के समस्त पिंड हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और वस्तुओं के मध्य यह जो आकर्षण है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन भी इसको कहा जाता है। अब आप आगे देखेंगे, आगे क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इस जगत में प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग
कर्मानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। अब आप यह देख रहे हैं, पिंड ए गोला देख रहे हैं, ए एक तरफ और बी गोला एक तरफ। इसमें क्या देख रहे हैं आप? किन्हीं दो एक समान पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निर्देशित होता है। अब इसका फॉर्मूला यहाँ क्या दिया हुआ है? F = G m बड़ा फिर m छोटा बटा में d²। माना m और m ये क्या है? ये द्रव्यमान के दो पिंड हैं जो A और B एक दूसरे से कहाँ पर स्थित है? D दूरी पर। अब आप ये चित्र भी देख रहे हैं ना, किस तरह से ये दोनों जो है उससे कितनी दूरी पर स्थित है। अब मान लो अगर दोनों पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या है? हमारा F है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार क्या होगा? दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती है। अर्थात इसका फॉर्मूला याद कीजिए आप, F = m गुना m, तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या है? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात F = 1/d²। तो समीकरण आपका क्या हो गया? 9.1 और 9.2 से आपको क्या मिलेगा? हम यह देखेंगे इसमें F = m गुना m बटा d², F = G m गुना m बटा d², जहाँ पर G एक अनुपातिक स्थिरांक है और इससे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। वहीं पर वज्र गुणन करने पर समीकरण हमें क्या प्राप्त होगा? 9.4। उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा F गुना d² = G m गुना छोटा m। तो या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, G = F_d² बटा में बड़ा M गुना में छोटा m। समीकरण 9.5 में जो है वो क्या है? बल जो है हमारा दूरी तथा द्रव्यमान के मात्रक स्थापित करने पर हमें G के SI मात्रक प्राप्त होंगे जो Nm² kg-2 हैं। तो बच्चों यह समीकरण आपको अच्छे से याद करने हैं। हमने जब पिछले पाठ किए उसमें कुछ हल की, तब आपने जब उनका प्रश्न अभ्यास किया तो उसमें भी ऐसे ही प्रश्न आए। तो आपका जब पेपर होंगे तो उन पेपर में भी ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको यह जो है फार्मूला अगर याद होगा तो आपको यह प्रश्न करने बहुत ही सरल हो जाएंगे। अब आप आगे देखो, हेनरी कैविडेंस 1731 से 1810 ने एक सुग्राही तुला की मदद से G का मान ज्ञात किया। G का वर्तमान मान्य मान 6.673 गुना 10-11 Nm² kg-2 है। अतः स्पष्ट है कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल मौजूद होता है। आप अपने तथा समीप बैठे अपने मित्र के मध्य लगने वाले इस बल के मान का जो है अभिकलन करेंगे तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि आप इस बल का अनुभव क्यों नहीं करते। तो अब हम इसको जानने के लिए क्या पढ़ेंगे? हम क्या पढ़ेंगे कि यह जो नियम है वो सार्वत्रिक इस आशय से है कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वो वस्तुएं बड़ी हैं या छोटी हैं, चाहे यह खगोलीय हैं या
पार्थिव हैं। अब व्युत्क्रम वर्ग आप देखें, एफ डी के वर्ग से व्युत्क्रमानुपाती है। इस कथन का अर्थ है कि डी को 6 गुना कर दिया जाए तो एफ का मान 36वां भाग शेष रह जाएगा। तो बच्चों, जैसा कि अब हमने पढ़ा कि यह जो भी वस्तुएं हैं वो क्या हैं, इन वस्तुओं पर ही यह नियम लागू होता है, चाहे वह वस्तुएं बड़ी हैं या हमारी खगोलीय में जैसे ग्रह हैं या फिर जो पृथ्वी पर यह वस्तुएं हैं। तो अब आपने ये फॉर्मूला एक पढ़ा, तो अब आप उसका उदाहरण एक देखें और उस उदाहरण का हल भी है तो वो भी आप करें कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो क्या है, 6 गुना 10 24 किलोग्राम है और चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है, 7.4 गुना 10 22 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी 3.84 गुना 10 5 किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन आपको करना है। तो यह परिकलन क्या होगा, G = 6.7 गुना 10-11 Nm² kg²। तो इसका आप हल कैसे करेंगे, पहले आपको पृथ्वी का द्रव्यमान लिखना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान आप क्या लिखेंगे, m = 6 गुना 10 24 किलोग्राम। चंद्रमा का द्रव्यमान है m = 7.4 गुना 10 22 किलोग्राम। पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी को लिखना है, तो आप वो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे D = 3.84 गुना 10 5 किलोमीटर, 3.84 गुना 10 5 गुना 1000 मीटर, 3.84 गुना 10 8 मीटर। G = 6.7 गुना 10-11 Nm² किलोग्राम²। समीकरण क्या आया, 10.4 से पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल क्या है, F = G m गुना m/d²। तो इसका अब आगे क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा बच्चों 6.7 गुना 10-11 Nm² kg-2। तो 6 10 24 किलोग्राम, 7.4 10 22 किलोग्राम बटा में 3.84 गुना 10 8 m इन सब का स्क्वायर। तो क्या लिखोगे आप फिर, 2.02 गुना 10 20 n। अतः पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल है 2.02 गुना 10 20 n है। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर करना है पहला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताना है। तो आपका यह प्रश्न है पहला, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, इसका उत्तर है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहलाता है। तो अब आप प्रश्न 2 देखें। प्रश्न 2 है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण
ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है F = G बड़ा M छोटा m बटा में d²। तो समझ में आ गया आपको ये। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे है हमारा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमारे जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है वो क्या है? वो ऐसी अनेक परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती हैं। वो क्या हैं? वो हैं, पहली है हमें पृथ्वी से आबद्ध रखने वाला बल, पृथ्वी, दूसरा है पृथ्वी के वर्ती चंद्रमा की गति, तीसरा है सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, और फिर चौथा है चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो अब आपको ये समझ में आया कि हमारा क्या है ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। तो उसमें यह 4 बातें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। आगे देखेंगे। आगे है हमारा मुक्त पतन, फ्री फॉल। मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए हमें क्या है? एक क्रियाकलाप करना होगा। वो है क्रियाकलाप आपका 9.2। उसमें आप पढ़ेंगे कि आप एक पत्थर लीजिए और इसे ऊपर की ओर फेंकिए, और अब यह निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है और फिर ये क्या है? नीचे की ओर गिरने लग जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों? इससे हमें यह पता चलता है कि वस्तुओं की अपनी, पृथ्वी जो है वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और पृथ्वी के इस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? इस आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण नीचे गिरती हैं तो यह कहा जाता है कि जो वस्तुएं हैं वो मुक्त पतन में हैं। गिरते समय जो वस्तुओं की गति है कि दिशा में किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु सीधी नीचे आती है, वो दाएं बाएं इधर उधर नहीं गिरती है। यह आपने देखा होगा जब आप बॉल से खेलते हो तो बॉल जो है वो ऊपर फेंकी जाती है तो वो डायरेक्ट सीधा नीचे की ओर ही गिरती है। उसकी दिशा तो नहीं बदलती ना कि वो कहीं दूर जाके पूरब में जाए, पश्चिम में जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सीधी नीचे ही जाती है। जैसे जब सेब अगर पेड़ से गिरा तो वो सीधा नीचे ही गिरा था, वो कहीं और नहीं गया था। तो इससे क्या है कि वस्तुओं की दिशाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अब आप आगे देखें तो यह जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो कौन कार्य करता है? तो त्वरण कार्य करता है। यह जो त्वरण है वो जो यह आपका बच्चों त्वरण है, यह जो हमारा त्वरण है यह पृथ्वी के गुरुत्व बल की वजह से होता है। इसीलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण त्वरण या गुरुत्व जो हमारा त्वरण है कहा जाता है। इसे जी से हम जो है लिखते हैं। जी के मात्रक वही हैं जो त्वरण के हैं, अर्थात ms-2। न्यूटन गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि बल जो है वो द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल है। मान लीजिए क्रियाकलाप 9.2 में पत्थर का द्रव्यमान m है। हम पहले से ही जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं में गुरुत्व बल के कारण त्वरण लगता है तथा इसे जी से जो है हम लिखते हैं। इसका जो
इसको हम अपनी भाषा में लिखते हैं तो हम इसको जी के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। तो इसीलिए जो गुरुत्वीय बल का परिमाण है वो क्या है, F है। तो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, अतः क्या होगा, F = mg। तो समीकरण 9.4 और 9.6 से हमें क्या प्राप्त होता है, mg = g m गुना m/r², या g छोटा g है या बड़ा G m/r²। यहाँ पर बच्चों m जो है वो क्या है, यहाँ पर m को हम परिभाषित करते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान और d को हम करते हैं वस्तु तथा पृथ्वी के मध्य की दूरी। तो मान लीजिए एक वस्तु पृथ्वी पर या इसकी पृष्ठ के पास है, तो समीकरण 9.7 में दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर या इसके समीप रखी हुई वस्तुओं के लिए क्या हो जाएगा, mg = g m गुना m/d², g = g m/d²। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो क्या है, ध्रुवों से विषुवत वृत्त की तरफ बढ़ती है। इसीलिए g का जो वो है बच्चों मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके पास g के मान को लगभग जो है हम स्थिर माना जाता है, लेकिन पृथ्वी से दूरी की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण त्वरण समीकरण जो है वो हम ज्ञात करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण g के मान का परिकलन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ g। तो अब आप क्या निकालेंगे यहाँ पर, अब आप निकालेंगे यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण g के मान का परिकलन। तो गुरुत्वीय त्वरण g के मान का परिकलन करने के लिए आपको क्या करना होगा, समीकरण 9.9 में g m तथा r के मान को आपने रखना होगा। जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक क्या है हमारा, g = 6.7 गुना 10⁻11 nm² किलोग्राम -2। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है आपका, m = 6 गुना 10 24 किलोग्राम, तथा पृथ्वी की त्रिज्या आपकी क्या है, r = 6 गुना 4। पृथ्वी की त्रिज्या आपकी क्या है यहाँ पर, r = 6.4 गुना 10 6m। g आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, g m/r²। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको करेंगे 6.7 गुना 10⁻11 nm² kg-2 गुना 6 गुना 10 24 किलोग्राम बटा में 6.4 गुना 10 6 m²। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 9.8 ms-2। तो इसीलिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण का मान है वो क्या होएगा, g = 9.8 ms-2। तो बच्चों ये आपको समझ में आया, यहाँ पे आपने गुरुत्वीय त्वरण g का जो है वो मान निकाला था।
अब आप आगे क्या पढ़ेंगे? अब आप पढ़ेंगे पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। तो वस्तुओं की गति क्या है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। इस बात को समझने के लिए कि क्या सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, किसी ऊंचाई से समान दर से गिरेंगी, तो इसके लिए हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। वो क्रियाकलाप या एक्टिविटी हमारी क्या कौन सी है? 9.3। आपने अब इसमें क्या करना है? आपने इसमें करना है कि एक कागज की शीट या एक पत्थर लेना है, दोनों को किसी इमारत की पहली मंजिल से एक साथ गिराना है। तो आप क्या देखोगे कि दोनों पृथ्वी पर एक साथ पहुंचते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो कागज है वो पृथ्वी पर पत्थर की अपेक्षा जो है ज़्यादा टाइम में पहुंचता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। जब गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण जो है वायु प्रतिरोध होती है, तो कागज पर लगने वाला वायु का जो प्रतिरोध है वो पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक हो जाता है। तो इस प्रयोग को यदि हम कांच के जार में करें तो जिसमें क्या है, हम हवा को निकाल देंगे, तो कागज और पत्थर जो है वो एक ही दर से जो है नीचे आकर गिरेंगे। तो समझ में आया? इसमें क्या आपको समझ में आया? इसमें आया कि जब आप एक कागज की शीट और पत्थर को जब आप ऊपर से गिराते हैं तो क्या होता है कि पत्थर तो पहले नीचे गिर जाता है, जबकि कागज जो है वो बाद में आता है। वो किस वजह से आता है? वो इस वजह से आता है कि जो हमारा कागज है वो क्या है, उसमें जो है हमारा जो वायु का प्रतिरोध है वो ज़्यादा हो जाता है, तो कागज भारी हो जाता है, जिसकी वजह से उसको गिरने में ज़्यादा टाइम लगता है। यही अगर आप जो है एक कांच का जार लो और उसको गिराओ और उधर से पत्थर गिराओ तो दोनों एक ही टाइम में नीचे आकर गिरेंगे। तो इसीलिए हम क्या जानते हैं कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का जो अनुभव है वो समीकरण 9.9 से वस्तु द्वारा अनुभव जो है किया जाने वाला है। तो इसीलिए यह जो त्वरण है इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। यह कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने क्या किया था? गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से जो है बहुत सी वस्तुओं को नीचे गिराया। तो फिर जब गैलीलियो ने बहुत सी वस्तुओं को नीचे गिराया तो उन्होंने क्या देखा कि पृथ्वी के निकट जो है वो जी का मान जो है वो स्थिर होता है। इसीलिए एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण जो हैं त्वरण एक स्थान पर जी रखने पर भी मान्य रहेंगे। तो इसको आप किस में देखेंगे? देखिए अनुभाग 8.5 ये समीकरण v = u = at, s = आपका क्या है ut = 1/2 at²। तो इसका क्या आ जाएगा? v² = u² जमा में 2as। तो यहाँ पर u और v क्या है हमारे? u और v हमारे प्रारंभिक तथा अंतिम वेग हैं और s जो है वो वस्तु द्वारा
टी मतलब समय में चली गई दूरी है। तो इन समीकरण को का आपने उपयोग करते समय यदि त्वरण ए वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा है तो हम इसको क्या लेंगे, तब हम इसको धनात्मक लेंगे और त्वरण ए को हम क्या लेंगे, ऋणात्मक। तो जब यह गति की दिशा में विपरीत लगता है। तो अब आप एक और उदाहरण देखेंगे और फिर उसमें यह फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला क्या है, आपका उदाहरण क्या है, एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 s में पृथ्वी पर आ गिरती है। परिकलन में सरलता के लिए g का मान 10 ms-2 लेना है। तो नंबर 1 क्या है आपका, पृथ्वी पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। तो अब यहाँ पर पहले आप यह देखेंगे समय आपका क्या है, t = 0-5s। प्रारंभिक वेग आपका क्या है, u = 0 ms-1। गुरुत्वीय त्वरण आपका इसमें क्या है, g = 10 ms-2 और कार का त्वरण क्या है आपका, a = -10 ms-2। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, उसकी चाल को बताना है। नंबर 1 पर पृथ्वी पर टकराते समय आपने कार की चाल को बताना है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, चाल v = at। तो v = क्या है आपका 10 ms-2 गुना में 0.5 s। तो क्या आ जाएगा ये आपका 5 ms-1। तो कार की चाल हमारी क्या आई, 5 ms-1। अब आप दूसरा देखेंगे 0.5 s के समान इसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, u = v/2। तो इसको कैसे हल करेंगे आप देखिए, 0 ms-1 = 5 ms-2 ब्रैकेट बंद #2। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 2.5 ms-1। अब तीसरा एक और है, इसमें पृथ्वी से कगार कितनी ऊंचाई पर है। तो अब आप इसका करेंगे, तय की गई दूरी आपकी कितनी है, s = ½ at²। तो अब इसको कैसे करेंगे आप, ½ गुना में 10 ms-2 गुना में ब्रैकेट में आप 0.5 s² = ½ × 10 ms-2 गुना में 0.25 s²। तो ये क्या आ जाएगा, 1.25 मीटर। तो क्या है, पृथ्वी पर टकराते समय इसकी चाल क्या हो गई, 5 ms-1। तो ये हमारी क्या है, इसकी चाल। अब आप आगे देखेंगे इसको, आगे इसमें क्या आएगा, आगे इसमें है 0.5 सेकंड में के समय में औसत चाल हमारी क्या आई, 2.5 ms-1 और पृथ्वी से कगार की ऊंचाई कितनी थी, 1.25 मीटर। तो अब एक और उदाहरण है, यहाँ पर एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचती है। तो अब आपने इसमें क्या परिकलन करना है कि वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई तथा वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के लिए कितना समय लिया गया। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, पहले आप यहाँ पर पूरा लिखें कि जैसा कि आपके बुक में भी दिया गया है, इसका हल, तय की गई दूरी हमारी कितनी है, s = 10 मीटर। अंतिम वेग आपका है v = 0 ms-1। गुरुत्वीय त्वरण है आपका g = 9.8 ms-,
टू वस्तु का त्वरण है आपका a = 9.8 ms-2। तो ये जो है आपका ये ऊर्ध्वमुखी है। तो अब पहले में आपने क्या निकालना है, पहले में आपने निकालना है वस्तु कितनी वेग से ऊपर फेंकी गई। तो इसका लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे v² = u² जमा 2as। तो v² आपका कितना है 0 = u² जमा 2 गुना फिर ब्रैकेट आप -9.8 ms-2 ब्रैकेट बंद गुना में 10 m। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा -u² = -2 गुना में 9.8 गुना में 10 m² s-²। तो u आपका क्या आ गया 196 ms-1। तो u आपका क्या आ गया 14 ms-1। तो ये आपका क्या था, ये आपका जो है प्रारंभिक वेग था। अब आप दूसरा प्रश्न देखें, वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे v = u जमा 80। तो 0 = 14 ms-1 -9.8 ms-2 गुना में t। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया t = 1.43 s। तो क्या है, पहला प्रारंभिक वेग आपका u = 14 ms-1 और दूसरा है आपका लिया गया समय t = 1.43 s। तो ये आपके हल थे। अब यहाँ पर आपके फिर दो प्रश्न दिए गए हैं, उनको आपने हल करना है। पहला प्रश्न है आपका मुक्त पतन से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर लिखें आप, वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वीय आकर्षण के कारण गिरती हैं, इसे हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न है, इसमें गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। तो अब आप इसका उत्तर लिखें, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिणाम में परिवर्तन होता है। वेग में यह परिवर्तन त्वरण उत्पन्न करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है, इसीलिए इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो यह आपका जो है दो प्रश्न थे, इनके हमने आपको उत्तर लिखवाए। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हमने यह प्रश्नों के उत्तर किए, अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान मास। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो उसके जड़त्व की माप होता है। जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उस वस्तु का क्या होगा, जड़त्व भी। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का जो द्रव्यमान है वो स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। तो यह समझ में आया आपको द्रव्यमान क्या है, कि द्रव्यमान जो है वो उसके जड़त्व का माप होता है। तो जितना भी वस्तु का द्रव्यमान होता है, चाहे वह वस्तु पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर या बाहर के अंतरिक्ष में, तो उसका जो द्रव्यमान है वो जो है वो स्थिर रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं बदलता है। अब आप आगे पढ़ेंगे भार। भार क्या है, वेट। प्रत्येक पृथ्वी जो है वो प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से जो है आकर्षित करती है तथा यह बल वस्तु के द्रव्यमान
m और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण g पर निर्भर है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। हमें ज्ञात है कि F = m गुना A, अर्थात F क्या है आपका m गुना g। पृथ्वी वस्तु जो है वो पृथ्वी के आकर्षण बल को वस्तु का भार कहा जाता है। इसे W से निर्दिष्ट किया जाता है। इसे समीकरण 9.14 में प्रतिस्थापित करने पर W = m गुना g। क्योंकि वस्तु का जो भार है वो एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। भार का SI मात्रक वही है जो बल का है, अर्थात न्यूटन N। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसीलिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। किसी दिए हुए स्थान पर g का मान जो है वो स्थिर रहता है, इसीलिए किसी दिए गए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान m के समानुपाती होता है। कैसे समानुपाती होगा कि जब भी किसी भी जो भी स्थान है उसका मान जो है वो स्थिर है, तो इसीलिए दिए हुए स्थान और वस्तु का भार जो वो क्या कहलाएगा, किसके बराबर होगा, उसका द्रव्यमान जो भार वस्तु के भार का वस्तु के द्रव्यमान m के समानुपाती होता है, अर्थात W गुना m। इसी कारण से किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान कौन कौन से हैं बच्चों, जैसे वो चाहे पृथ्वी पर हो या किसी अन्य ग्रह पर, या उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार जो है उसके स्थान पर निर्भर होता है, क्योंकि g का मान जो है वो क्या है, हमेशा स्थान पर ही निर्भर करता है। तो आपको ये समझ में आया वेट। अब हम पढ़ेंगे कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो जब पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार है वो क्या है, बल, जिससे पृथ्वी उस वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर जब कोई वस्तु का भार है वो क्या कहलाता है, बल, जिससे क्या है, चंद्रमा जो है उस वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा क्या हो जाता है, कम। इस कारण जो है चंद्रमा वस्तुओं पर क्या करती है, कम आकर्षण बल लगाती है। मान लीजिए एक वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, और चंद्रमा पर इसका भार क्या है, Wm है। तो मान लीजिए आप चंद्रमा का द्रव्यमान बड़ा M छोटा m है और इसकी त्रिज्या क्या है, Rm है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या आ जाएगा, Wm = g बड़ा M छोटा m गुना m/r²m। तो मान क्या लेना है आपने, उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार We है और पृथ्वी का द्रव्यमान m और इसकी त्रिज्या क्या है, r। अब आप यहाँ पर एक सारणी देखें, इस सारणी में क्या है, खगोलीय पिंड है, द्रव्यमान किलोग्राम में है, त्रिज्या m। तो पृथ्वी आपका खगोलीय पिंड है, इसका द्रव्यमान क्या है, 5.98 गुना 1024 और इसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी, 6 गुना 37 गुना 10 6।
और इसी तरह से चंद्रमा क्या है, आपका एक खगोलीय पिंड है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है, 7.36 गुना 10/22 और इसकी त्रिज्या क्या है, 1.74 गुना 10/6। तो ये है। तो अब यहाँ पर आप एक समीकरण करोगे 9.9 और 9.15 से आपको क्या प्राप्त होता है। तो W नीचे देखिए छोटा ई इज इक्वल टू जी बड़ा M गुना छोटा m बटा r²। तो अब समीकरण 9.16 और 9.17 में सारणी 9.1 से आपने मान रखना है। तो वो मान कैसे रखेंगे आप, W छोटा m इज इक्वल टू जी 7.36 गुना 10/22 kg गुना m बटा में ब्रैकेट में है 1.74 गुना 10/6 m²। अब आप फिर लिखेंगे W छोटा m इज इक्वल टू 2.431 गुना 10 G गुना m ब्रैकेट में क्या है 9.18 A और फिर W नीचे छोटा ई इज इक्वल टू 1.474 गुना 1011 G गुना M, ये क्या है आपका 9.18 B। तो समीकरण 9.18 A को समीकरण 9.18 B से भाग देने से क्या प्राप्त होता है, W नीचे M बटा W नीचे E इज इक्वल टू 2.431 गुना 10 बटा में 1.474 गुना 1011। तो ये क्या आ गया आपका WM बटा WE इज इक्वल टू 0.165 बराबर में 1/6। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार बटा वस्तु का पृथ्वी पर भार, तो ये क्या आ गया 1/6। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार है 1/6 गुना में इसका पृथ्वी पर भार। तो ये हो गया, आपने इसको समझा। अब आप एक और उदाहरण देखेंगे इसी में। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका कितना भार होगा। तो द्रव्यमान क्या है आपका m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम और गुरुत्वाकर्षण क्या है आपका g इज इक्वल टू 9.8 ms-2। तो ये क्या आ जाएगा W इज इक्वल टू m गुना g। तो W आपका क्या है 10 किलोग्राम गुना में 9.8 ms-2 इज इक्वल टू क्या आ गया 98 N। तो यहाँ पर आपके वस्तु का भार क्या हुआ 98 N है। तो अब एक और उदाहरण है। एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर मापने पर क्या आता है 10 N आता है और इसका भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर क्या होगा। तो हमें इसको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए आप कैसे करेंगे, चंद्रमा पर वस्तु का भार है 1/6 गुना में पृथ्वी पर इसका भार। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, W छोटा m इज इक्वल टू W छोटा ई बटा 6 बराबर में 10/6 N। तो ये क्या आ गया 1.67 N। तो इसीलिए चंद्रमा की पृष्ठ पर वस्तु का भार 1.67 N होगा। तो अब यहाँ पर फिर आपके प्रश्न हैं, आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है। तो आप इसका उत्तर लिखें द्रव्यमान। पहले आप द्रव्यमान के बारे में लिखेंगे, फिर आप भार के बारे में लिखेंगे। तो द्रव्यमान में आप लिखिए पहला पॉइंट, वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। दूसरा लिखिए, वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। अब आप भार के बारे में लिखिए, वस्तु का भार बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है।
नंबर 2, वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है। भार गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। अब आप प्रश्न 2 देखें। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? तो अब आप इसका उत्तर लिखें। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम बल लगाता है। क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के भार का गुना 1/100 तथा त्रिज्या 1/4 गुना है, अतः चंद्रमा पर वस्तु का भार वस्तु के पृथ्वी पर भार के 1/6 गुना होता है। तो यह आपके और प्रश्न थे जिनका आपने हल किया। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे आप क्या पढ़ेंगे इसमें? आगे आप पढ़ेंगे प्रणोद तथा दाब, थ्रस्ट एंड प्रेशर। प्रेशर से आप समझ जाएंगे दाब क्या होता है। जब किसी वस्तु पर दाब लगता है तो वो कैसे होता है। क्या आप जानते हैं कि ऊंट जो है वो रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाते हैं? सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से अधिक होता है एक सतत चेन पर क्यों टिका होता है? किसी ट्रक या बस के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं? काटने वाले औजारों की धार तेज क्यों होती है? अब देखो ये कितने सारे प्रश्न हैं। अब इन प्रश्नों का उत्तर हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपको जो जितनी भी घटनाएं हैं उनको समझने के लिए क्या करना है? एक वस्तु विशेष दिशा में लगने वाले बल मतलब प्रणोद और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल मतलब दाब का अध्ययन करना उचित होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? प्रणोद तथा दाब के अर्थ को निम्नलिखित स्थितियों का अध्ययन करके ही आप इन दोनों को समझ पाएंगे। तो पहली स्थिति में आप क्या देखेंगे कि जब किसी बुलेटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं, जैसा कि आप एक चित्र देख रहे हैं 9.3, इसमें एक बच्चा जो है वो चार्ट पर लगाने के लिए ड्राइंग पिनों को अंगूठे से बोर्ड के लंबवत क्या है दबा रहा है। अब आप देख रहे हो दबाने का भी एक छोटा सा चित्र है और किस तरह से वो लगा रहा है। ये दोनों ही चित्र हैं, इनको आप अच्छे से देखें। इसमें क्या है कि जब इस कार्य को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ड्राइंग पिन को अपने अंगूठे से दबाना होगा। तो इस अवस्था में आपके द्वारा पिन के शीर्ष मतलब चपटे भाग किस तरह के क्षेत्रफल पर क्या है आपको जोर लगाना होगा, बल लगाना होगा। यह बल क्या करेगा? आपका बोर्ड की सतह के लंबवत लगता है। तो यह बल जो है वो पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे से क्षेत्रफल पर लगता है। अब आप देख रहे हो लंबवत मतलब लंबा, लंबा हाथ है उसका, अंगूठा सिर्फ ऊपर की ओर है, उंगलियां उसने नीचे की तरफ मोड़ी हुई हैं और सिर्फ अंगूठे से ही क्या कर रहा है वो उसको जोर से दबा रहा है। तो अब आपको समझ आया। एक और स्थिति है अब यहाँ पर आपकी, आप शिथिल मतलब ढीला रेत पर खड़े होते हैं और आपके पैर रेत में धंस जाते हैं। अब रेत पर लेट जाइए। आप देखेंगे कि आपका शरीर जो है वो रेत में पहले जितना नहीं धंसता। दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल जो है वो आपके शरीर का क्या है? भार है। भार जो है वो हमेशा क्या होता है?
ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है। मतलब आप जब खड़े होते हो तो आपके पैर ही पृथ्वी पर हैं तो वो नीचे रेत में धंस रहे होते हैं। जब आप लेट जाते हो तब ऐसा नहीं होता है। तो किसी वस्तु के लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। जब आप स्थिर रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है, जिसकी वजह से क्या है, जब आप लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क में क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है, जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक है। इस प्रकार समान परिमाण के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों पर जो है वो भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। तो उपरोक्त स्थिति में प्रणोद जो है वो समान है, लेकिन उसके प्रभाव क्या हैं? अलग अलग हैं। इसीलिए जो है प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर है जिस पर वह लगता है। रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में क्या है? अधिक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है? दाब बराबर में प्रणोद बटा क्षेत्रफल। तो समीकरण 9.20 में क्या देखेंगे आप कि प्रणोद और क्षेत्रफल के SI मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें दाब का SI मात्रक प्राप्त होता है। यह मात्रक क्या है आपका? N/m² या Nm-2 है। तो वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के सम्मान में दाब के SI मात्रक को पास्कल कहा जाता है। इसे PA से व्यक्त किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद के प्रभाव को समझने के लिए आपको एक संख्यात्मक उदाहरण देखना है। वो उदाहरण क्या है आपका? एक लकड़ी का गुटका जो है मेज पर रखा है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम है और इसकी विमाएं क्या हैं? 40 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर हैं। लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को हमने निकालना है। यदि आपको निम्नलिखित विमाओं की सतह मेज पर रखी जाती है तो ए क्या है आपका? आप देख रहे हो चित्र ए में 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे? 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर। तो अब आप इसको हल करोगे तो लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान कितना है आपका? 5 किलोग्राम का यह पूरा टुकड़ा है। और इसकी विमाएं कितनी हैं? मतलब इसकी ये आप लंबाई चौड़ाई देख रहे हैं तो यह कितनी है आपकी? 40 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लकड़ी के गुटके का भार मेज की सतह पर प्रणोद लगाता है। अर्थात प्रणोद क्या होगा आपका? प्रणोद होगा आपका F = m गुना G। तो ये क्या आ जाएगा? इसको आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 5 किलोग्राम गुना में 9.8 ms-2। तो सतह का क्षेत्रफल क्या है आपका? लंबाई गुना चौड़ाई। तो 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर तो ये क्या आ गया? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर = 0.02 m²। तो समीकरण आपका क्या है? 9.20 से दाब = 49 N/0.0 m। 2
एम स्क्वेयर। तो ये क्या हो गया 2450 Nm-2। जब गुटके की 40 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर विमाओं की सतह जब मेज पर रखी जाती है तो यह मेज की सतह पर पहले जितना ही क्या होता है प्रणोद लगता है। तो क्षेत्रफल आपका क्या आ गया, लंबाई गुना चौड़ाई 40 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.08 एम स्क्वेयर। तो यहाँ पर आपका समीकरण क्या आ गया 9.20 से दाब इज इक्वल टू 49 N बटा में 0.08 एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 612.5 Nm-2। तो सतह आपकी क्या है 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर द्वारा लगाया गया दाब। तो ये क्या आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा 2450 Nm-2 है तथा सतह 40 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर द्वारा लगाया गया दाब आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 612.5 Nm-2 है। तो यह हो गया आपका। अब आपका ये प्रणोद और दाब आपने देखा। तो इस प्रकार वही बल जब छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब और बड़े क्षेत्रफल पर कम दाब लगता है। यही कारण है कि कीलों के सिरे नुकीले होते हैं, चाकू की तेज धार होती है और भवनों की नींव जो है वो हमेशा क्या होती है, चौड़ी होती है। तो समझ में आया आपको। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें तरलों में दाब मतलब प्रेशर इन फ्लूइड्स। तरल पदार्थों में जो दाब है वो कैसे होता है, क्या होता है। तो अब इसको पढ़ें आप। सभी द्रव या गैस क्या है हमारी हमेशा से तरल होती है। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर जो है वो दाब लगाता है। इसी प्रकार जो भी हमारे तरल हैं उनमें भी भार जो है वो होता है। तरल पदार्थ को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी के आधार पर वह दीवारों पर क्या करते हैं, दाब डालते हैं। किसी परिरुद्ध तरल के किसी बिंदु पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना जो है घटे संचरित हो जाता है। मतलब क्या है, आपने देखा है कभी जितने भी तरल पदार्थ हैं वो उनको आप किस में मापते हो, लीटर में, और जो ठोस पदार्थ है उसको आप किस में मापते हो, किलोग्राम में। अब जैसे आप एक बोतल में तेल को डालोगे तो क्या वो बोतल का आकार ले लेता है, उसकी जो बोतल की जो दीवारें हैं उस पर ही अपना भार डालेगा। अगर आप ठोस पदार्थ को जिस भी वस्तु का आकार देना चाहोगे आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब इसीलिए क्या है कि जो हमारे तरल पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, किसी बिंदु पर लगने वाले दाब को सभी दिशाओं में बिना घटे ही क्या कर जाते हैं, संचरित हो जाते हैं। अब आगे देखें आप, आगे है उत्प्लावकता। वो क्या होती है, क्या आप कभी किसी तालाब में तैरे हैं? तैरते समय आपने स्वयं कुछ हल्का अनुभव किया है? क्या कभी आपने किसी कुएं से पानी खींचा है और अनुभव किया है कि जब पानी से भरी बाल्टी कुएं के पानी से बाहर आती है तो वह अधिक भारी लगती है? क्या कभी आपने सोचा है कि लोहे और स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता, लेकिन उतनी ही जबकि क्या है, उतनी ही मात्रा का लोहा तथा स्टील यदि चादर के रूप में हो तो वह डूब जाएगा। क्या इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप उत्प्लावकता के विषय में जानना आवश्यक है। तो उत्प्लावकता का अर्थ है
वो हम इस क्रियाकलाप से आपको समझाएंगे। वो क्या है क्रियाकलाप? जैसे जब प्लास्टिक की एक खाली बोतल आप लेंगे तो बोतल के मुंह को एक वायुरुद्ध डाट से बंद कर देंगे, इसे एक पानी से भरी बाल्टी में रखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि बोतल जो है वो तैर रही है। और जब बोतल को पानी में धकेलेंगे तो वो क्या है, ऊपर की ओर धक्का महसूस करती है। इससे और अधिक नीचे धकेलने का प्रयास करेंगे तो आप इसे और अधिक गहराई में धकेलने में क्या है, आपको ज़ोर लगेगा और कठिनाई होगी। तो इससे आपको क्या लगता है कि पानी जो है वो बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। जैसे जैसे बोतल को पानी में धकेलते हैं, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए गए बल में भी क्या है, वृद्धि होती जाती है, जब तक कि बोतल पानी में पूरी तरह न डूब जाए। अब बोतल को आप छोड़ेंगे तो क्या देखेंगे कि बोतल जो है वो उछलकर क्या है, ऊपर आ गई है। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल पर कार्यरत है, यदि ऐसा है तो बोतल छोड़ देने पर पानी में डूबी क्यों नहीं रहती? आप बोतल को पानी में कैसे डुबो सकते हैं? अब आप बच्चों आप देखो, अब जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो ये जहाज़ है ये समुद्र में क्यों नहीं डूबते, क्योंकि जो पानी में चीज़ें डूबती हैं वो क्या होती है, वो उनका जो है वो भार जो है वो पानी के भार से जब अधिक होगा तभी वह उसमें डूबेगी। अब खाली बोतल है, वो आप पानी में जितना मर्जी आप डुबोने की कोशिश करोगे तो वह क्या है, पानी में नहीं डूबेगी। कोई भी प्लास्टिक की बोतल आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लोगे, अगर यही आप जो है एक पत्थर को आप पानी में फेंकोगे तो वो किस तरह से पत्थर में पानी में गुम हो जाएगा, आप ढूंढ भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए जो है हल्की चीज़ जो होती है वो हमेशा पानी की सतह पर तैरती रहती है। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपने कितनी कोशिश करी, लेकिन वो जो है बोतल जो है वापस ऊपर पृथ्वी जल की सतह पर आ जाती है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो बोतल पर नीचे की दिशा में लगता है, जिसके कारण बोतल नीचे की दिशा में खिंचती है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है। अतः बोतल जो है वो ऊपर की दिशा में धकेली जाती है। वस्तु का जो भार है वो क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला बल जो है वो ऊपर की दिशा में बल इसके भार से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसीलिए यह जो है जब छोड़ा जाता है तो वो क्या है, बोतल झट से ऊपर आ जाती है। समझ में आया आपको? अब आप आगे देखो, बोतल को पूरी तरह डुबोए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाला बल को हम क्या संतुलित करना पड़ता है, जिससे कि नीचे की दिशा में लगने वाले एक बाहरी बल को लगाकर इसे क्या प्राप्त कर सकते हैं। यह बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल और बोतल के भार के अंतर के बराबर होना चाहिए। अब उत्प्लावन बल बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाले बल को कहा जाता है। वास्तव में किसी तरल में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। तो पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों हैं? तो why objects floats or sink when placed on the surface of water? तो इस प्रश्न का उत्तर हम निम्नलिखित क्रियाकलाप से करेंगे कि पानी से भरा आपने एक बीकर लेना है और एक लोहे की कील लेनी है, इसे पानी की सतह पर रखो तो फिर देखो क्या होता है। अब आप एक चित्र देख रहे हो 9.5, इसमें क्या है, पानी की सतह पर रखने पर
लोहे की कील डूब जाती है तथा कॉर्क तैरता है। अब आपने क्या करना है, कील पानी में डूबती है, कील पर लगने वाला जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है इसे क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, मतलब नीचे की ओर आकर्षित कर रहा है। जब कील पर उत्प्लावन बल लगता है तो वो इसे ऊपर की दिशा में धकेलता है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल जो है वो कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, इसीलिए वो क्या है, इसमें डूब जाती है। अब आप देख रहे हो बीकर में जल है और उसमें कील किस तरह से डूबी हुई है। फिर आपने क्या करना है, पानी से भरा एक बीकर लेना है और एक कील और समान द्रव्यमान का एक कॉर्क का टुकड़ा लेना है, इसे पानी के पृष्ठ पर रखिए तो देखो क्या होता है। वो कॉर्क है बच्चों, आप चित्र में देख भी सकते हो, वो ऊपर तैर रहा है, कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। तो ये किस लिए होता है, क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके घनत्व में अंतर के कारण होता है। किसी पदार्थ का जो घनत्व है वो उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहा जाता है। कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। इसका अर्थ यह है कि कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से क्या है, अधिक है, इसीलिए यह तैरता है। लोहे की कील का घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से अधिक है। इसका अर्थ यह है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन जो है वो क्या होता है, उत्प्लावन बल जो है वो लोहे की कील के भार से कम है, इसीलिए क्या है, वो डूब जाती है। इसी प्रकार जो है द्रव के घनत्व से कम घनत्व वस्तुएं द्रव में तैरती हैं, जैसे कॉर्क है, उसका घनत्व कम है तो वो इसलिए उस पर तैर रहा है। तो द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं क्या हो जाएंगी, द्रव में पानी में डूब जाएंगी। तो आपको समझ में आ गया ये, इसीलिए जो है वो कुछ वस्तुएं जो भारी वस्तु होती हैं वो डूब जाती हैं, जो हल्की होती है वो ऊपर तैरती रहती हैं। अब यहाँ पर फिर प्रश्न है, आपको इस प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो अब आप देखें, पहला प्रश्न है, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? इसका उत्तर लिखें, क्योंकि पतली डोरी का पट्टा हमारे हाथ पर अधिक बल लगाता है, उसके कम क्षेत्रफल के कारण, इसीलिए हमें बैग को उठाने में कठिनाई होती है। दूसरा प्रश्न देखें आप, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखें, किसी तरल में डूबने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल तथा इस क्रिया को उत्प्लावकता कहा जाता है। अब तीसरा प्रश्न देखें, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु तैरती या डूबती है? तो आप इसका उत्तर लिखें, द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं जो हैं वो द्रव पर तैरती हैं, द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। तो आपको समझ में आई यह प्रश्न के उत्तर कि किस तरह से जो है वो वस्तुएं पानी में तैरती हैं और किस तरह से वो पानी में डूब जाती हैं। अब आप इसमें आगे पढ़ेंगे एक और सिद्धांत, वो है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसमें क्या है, आप एक क्रियाकलाप देख रहे हैं 9.7, एक पत्थर का टुकड़ा लेना है आपने और इसे कमानीदार तुला अथवा रबड़ की डोरी के एक सिरे से बांध देना है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। तुला या डोरी को पकड़कर
पत्थर को लटकाइए जैसा कि चित्र 9.6 में दिखाया गया है। पत्थर के भार के कारण रबड़ की डोरी की लंबाई में वृद्धि या कमानीदार तुला का पाठ्यांक आपने नोट करना है। अब पत्थर को एक बर्तन में रखे जल में आपने क्या करना है, धीरे से डुबोना है, जैसा कि आप चित्र 9.6 बी में आपको दिखाया गया है। फिर आपने क्या करना है कि डोरी की लंबाई में या तुला की माप में क्या परिवर्तन हो रहा है। अब आप एक चित्र देख रहे हैं, ये चित्र है हाथ में लटके पत्थर के टुकड़े का जो भार है के कारण रबड़ की डोरी में प्रसार का परीक्षण आपने करना है। और बी में आपने क्या करना है, बी में आपने देखा है कि पत्थर को पानी में डुबोने पर डोरी के प्रसार में कमी आ जाती है। तो जैसा कि आप क्या देख रहे हैं, जैसा कि पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाया जाता है तो डोरी की लंबाई या तुला के पाठ्यांक में भी क्या है, कमी आ जाती है। जब पत्थर पानी में पूर्ण रूप से डूब जाता है तो उसके पश्चात आपको क्या है, कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि डोरी के प्रसार या तुला के माप में कमी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, हम इसका यह कारण जानते हैं कि जो भी रबड़ की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में वृद्धि है वो किस वजह से होती है, यह पत्थर के भार के कारण ही होती है। क्योंकि जब पत्थर पानी में डूबने पर क्या होता है, इनकी वृद्धियों में कमी आ जाती है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जब पत्थर जो है वो ऊपर की दिशा में कोई बल लगाता है तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, रबड़ की डोरी पर लगने वाला नेट बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए लंबाई की वृद्धि में भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल, यह बल क्या किस कारण से लगता है, उत्प्लावन बल हमारा कहलाता है। इसीलिए हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिणाम कितना होता है। क्या किसी एक ही वस्तु के लिए यह सभी तरलों में क्या होता है, समान होता है, और हम यह भी अनुभव करते हैं। और इन सब का उत्तर जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा हम जान सकते हैं। इस सिद्धांत को निम्न प्रकार से भी व्यक्त किया जाता है कि जैसे जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। अब आप यह बता सकते हैं, जैसा कि क्रियाकलाप 9.7 में पत्थर के पानी को पूरी तरह से डूबने पर डोरी के जो प्रसार में क्यों कमी हुई थी। तो अब आपने आर्किमिडीज का ये चित्र देख रहे हो। आर्किमिडीज एक महान ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस सिद्धांत की खोज की और जो उन्हीं के नाम से विख्यात है। यह सिद्धांत उन्होंने यह देखने के पश्चात खोजा कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर निकल जाता है। वे सड़कों पर यूरेका चिल्लाते हुए भागे, जिसका अर्थ है कि मैंने पा लिया। इस सिद्धांत का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट के में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। उनके यांत्रिक और ज्यामितिक में किए गए कार्य ने उन्हें जो है विख्यात कर दिया। उत्तोलक, घिरनी और पहिया
तथा धुरी के विषय में उनकी खोज ने ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में बहुत मदद की। तो देखो किस तरह से जो है आर्किमिडीज ने इसका उदाहरण किया, यह जो है सिद्धांत हमें दिया कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति जब नहाने वाले टब में बैठता है तो जैसे ही आप नहाने वाले टब में आप भी घुसोगे तो उसका पानी बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों, उन्होंने इस पर विचार किया और फिर इसका परिणाम निकाला। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। यह जलयानों और पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में काम आता है। दुग्ध मापी, जिसे दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और हाइड्रोमीटर, जिसे द्रवों के घनत्व मापने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। और यह सब जो है इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो समझ आया कि उन आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। अब यहाँ पर इसके प्रश्न हैं, इस प्रश्न के आप उत्तर देंगे। इस प्रश्न है, 1 तुला पर आप अपना द्रव्यमान 42 किलोग्राम नोट करते हैं। क्या आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक है या कम है? तो अब आप बच्चों इसका उत्तर लिखें। इसका उत्तर है, हमारा द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक है, क्योंकि हमारे शरीर पर वायु द्वारा लगने वाला उत्प्लावन जल के कारण तुला का पाठ्यांक जो है वो क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। अब प्रश्न 2 देखेंगे आप। प्रश्न 2 है आपका, आपके पास एक रुई का बोरा तथा एक लोहे की छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 किलोग्राम द्रव्यमान दर्शाते हैं। वास्तविकता में एक दूसरे से भारी है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों? तो आप इसका उत्तर लिखें। रुई का बोरा लोहे की छड़ से भारी है, क्योंकि रुई का बोरा वायु द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल को लोहे की छड़ पर लगे उत्प्लावन बल से अधिक अनुभव करता है। इस प्रकार तुला रुई के बोरे का द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान से कम दर्शाती है। तो आपको समझ में आया इस प्रश्न का उत्तर। अब बच्चों आपने इस पाठ में क्या पढ़ा और क्या सीखा वो हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे। जो यह पॉइंट्स दिए गए हैं आपने यह सब इस पाठ में सीखे हैं। तो पहला है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं 2 पिंडों के मध्य आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार की विषय को
इस प्रकार के नियम को सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। फिर है गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंडों से संबंध न हो। और गुरुत्वीय बल जो है वो क्या है, पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर घटता है। यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है और इसका भार ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर कम होता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान या गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है किंतु द्रव्यमान स्थिर रहता है। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं। जिस द्रव में वस्तुओं को डुबोया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव के पृष्ठ पर तैरती हैं। यदि वस्तु का घनत्व डुबोए जाने वाले द्रव से अधिक है तो वे द्रव में डूब जाती हैं। तो बच्चों, आपने इस पाठ में गुरुत्वाकर्षण बल और आर्किमिडीज के सिद्धांत, इन सब के बारे में आपने विस्तार से पढ़ा और इसके प्रश्नों को भी हल किया। और अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आप इस प्रश्नों के जो उत्तर है वो साथ साथ आप लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, दो वस्तुओं के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार प्रवर्तित होगा। तो आप इसका उत्तर लिखें। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल F = G m1 m2 बटा r2 जब दूरी का आधा कर दिया जाए तो r = r बटा 2। तो इस प्रकार F = G m1 m2 बटा r2। तो क्या हो जाएगा, ये G m1 m2 बटा r#2 ब्रैकेट बंद स्क्वायर। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा आपका 4G m1 m2 बटा r2 बराबर में 4F। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल मूल बल का 4 गुना हो जाता है। अब प्रश्न 2 देखिए आप। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों गिरती है। तो इसका उत्तर लिखिए। यदि m द्रव्यमान की वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल है F आपका, और तब F = G m बड़ा M छोटा m बटा r² = mg। तो आपका आ जाएगा G = G m बटा r²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि बल F गुना m द्रव्यमान परंतु G m पर निर्भर नहीं है। अतः सभी वस्तुएं समान गति से गिरती हैं जब उन पर कोई वायु की प्रतिरोधकता न हो। तो अब आपका तीसरा प्रश्न देखिए। पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के मध्य गुरुत्वीय बल का परिणाम क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10 24 kg है तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6 × 4 × 10 6 m है। यहाँ वस्तु का द्रव्यमान m = 1 किलोग्राम, पृथ्वी का द्रव्यमान m = 6 × 10 24 kg, पृथ्वी की त्रिज्या r = 6.4 × 10 6 kg। 1 kg की वस्तु तथा पृथ्वी के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण F = G
बड़ा M छोटा m बटा आर स्क्वेयर। तो ये क्या आ जाएगा 6.67 गुना 10 माइनस 11 गुना 6 गुना 10 24 गुना 1। तो बटे में क्या आ जाएगा 6.4 गुना 10 6 ब्रैकेट बंद स्क्वेयर n। तो ये आप इसको कैसे लिखेंगे अब 6.67 गुना 6 गुना 10 बटा 6.4 गुना 4 6.4। तो ये आपका क्या आ गया 9.77 n माइनस 9.8 n। यह हो गया आपका तीसरा प्रश्न। अब आप अपना चौथा प्रश्न लिखें। पृथ्वी पर चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है, बताइए क्यों। तो आप इसका उत्तर लिखें। पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है चंद्रमा भी उसी बल से पृथ्वी को आकर्षित करता है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार यह बल समान तथा विपरीत है। अब आप प्रश्न 5 देखें। यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। आप इसका उत्तर लिखें। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार चंद्रमा भी पृथ्वी को उसी बल से आकर्षित करता है जिस बल से पृथ्वी चंद्रमा को। ये बल समान तथा विपरीत हैं, परंतु पृथ्वी चंद्रमा से बड़ी है, अतः पृथ्वी में उत्पन्न त्वरण सूचित करने योग्य नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं a गुना 1/m। इसका यह फार्मूला है। अब आप एक और प्रश्न देखें। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि नंबर 1 पर है एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। तो आप गुरुत्वाकर्षण बल F = G m1 m2 बटा आर स्क्वेयर। जब वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाता है तो बल भी 2 गुना हो जाता है। तो F = G 2m1 ब्रैकेट बंद m2 बटा आर स्क्वेयर = 2G m1 m2 बटा आर स्क्वेयर = 2F। अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पर छठे का ही। वस्तुओं के मध्य की दूरी 2 गुनी अथवा 3 गुनी कर दी जाए। तो आप इसका उत्तर लिखें। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाएगी तो F = G m1 m2 बटा 2 आर ब्रैकेट बंद स्क्वेयर = 1/4 G m1 m2 बटा 2 आर स्क्वेयर = क्या हो गया 1/4 F। अतः बल प्रारंभिक बल का 1/4 हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को हम तिगुना करेंगे तो क्या होगा। तो F = G m1 m2 बटा में 3 आर स्क्वेयर = 1/9 G m1 m2 बटा आर स्क्वेयर। तो यह क्या आ जाएगा 1/9 F। अतः बल प्रारंभिक बल का 1/9 हो जाएगा। तो अब एक और प्रश्न है। यहाँ दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाएं। तो इसका उत्तर है यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो F = G 2m1 2m2 तो बटा में आर स्क्वेयर = 4G m1 m2 बटा में आर स्क्वेयर। तो यह हो जाएगा 4F। तो बल प्रारंभिक बल का 4 गुना हो जाएगा। तो अब आप आगे देखें। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं। तो आप इसका उत्तर लिखें।
हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। नंबर 2, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। नंबर 3, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। नंबर 4, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो यह था गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। अब आप अगला प्रश्न 8 देखें। मुक्त पतन का त्वरण क्या है? तो इसका उत्तर है मुक्त पतन वह त्वरण है जो किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरने से उत्पन्न होता है। पृथ्वी की सतह के निकट इसका मान 9.8 ms-2 है। अब आप प्रश्न 9 देखें। पृथ्वी एवं किसी वस्तु के मध्य गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? तो इसका उत्तर है पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच के गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहा जाता है। अब आप प्रश्न 10 देखें। एक व्यक्ति ए अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वह इस सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? संकेत ध्रुवों पर जी का मान विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, जी का मान ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम है। अतः ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोने का भार विषुवत वृत्त पर कम होगा। अब आप एक प्रश्न और देखें। प्रश्न 11। एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? आप इसका उत्तर लिखेंगे कागज की शीट उसी प्रकार की गेंद की अपेक्षा अपने अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण अधिक वायु का प्रतिरोध अनुभव करती है। अतः कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मरोड़कर बनाई गेंद से धीमी गिरती है। अब आप अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 12। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन के भार में क्या होगा? तो इसका उत्तर है चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान 6 किलोग्राम, पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान 6 किलोग्राम, वस्तु का पृथ्वी पर भार mg = 10 गुना 9.8 बराबर में 98 n। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या है हमारा 1/6 गुना में 98। तो ये क्या आ गया 16.3 n। तो यह हो गया हमारा प्रश्न 12। अब प्रश्न 13 देखें। एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 m/s के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए। नंबर 1, अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद पहुंचती है। तो आप इसका उत्तर लिखें कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन में ऊपर की ओर वेग को धनात्मक तथा गुरुत्वीय त्वरण को ऋणात्मक माना जाता है। पहला है इसका अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है। इसका उत्तर लिखें आप u = 49 ms-1, g = -9.8 ms-2। अधिकतम ऊंचाई पर v = 0, जैसा कि v² - u² = 2gs। तो ये होगा आपका 0² - 49² = 2 ब्रैकेट में -9.8 ब्रैकेट बंद गुना s। तो अधिकतम ऊंचाई क्या है आपकी s = 49 गुना 49 बटा में 2 गुना में 9.8। ये हो जाएगा 122.5। तो दूसरा है पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो इसका उत्तर है पत्थर द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लिया गया समय
टी है, जैसा कि v इजिकल टू u जमा ए टी। तो ये होगा आपका 0 इजिकल टू 49 माइनस 9.8 गुना टी। तो टी बराबर में 49 बटा 9.8, तो ये हो गया आपका 5s। तो ऊपर जाने का समय बराबर में नीचे जाने का आने का समय। तो पत्थर द्वारा पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया समय है आपका 2t बराबर में 2 गुना 5 बराबर में 10s। तो यह हो गया 13 प्रश्न आपका हल पूरा। अब 14वां प्रश्न आप देखेंगे। 19.6 मीटर ऊंचाई एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पत्थर पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो उत्तर लिखिए आप यहाँ u इजिकल टू 0, g इजिकल टू 9.8 ms माइनस 2 माइनस s बराबर में 19.6 m। तो जैसा कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इजिकल टू 2gs। तो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इजिकल टू 2 गुना माइनस 9.8 गुना माइनस 19.6, या v स्क्वायर इजिकल टू ब्रैकेट में 19.6 स्क्वायर या v स्क्वायर इजिकल टू माइनस 19.6 ms माइनस 1। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि वेग की दिशा नीचे की ओर है। अब आप प्रश्न 15 देखें। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 m/s के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। तो g इजिकल टू 10 m/s स्क्वायर लेते हुए पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। तो यहाँ u इजिकल टू 40 ms माइनस 1, z इजिकल टू माइनस 10 ms माइनस 2, अधिकतम ऊंचाई h पर अंतिम वेग v इजिकल टू 0। जैसा कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर में 2gs है, या 0 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इजिकल टू 2 गुना माइनस 10h, h इजिकल टू 40 गुना 40 बटा 20। तो ये आपका क्या है 80 m। तो कुल तय की गई दूरी h जमा h बराबर में 80 जमा 80, तो ये है आपका 160 m। नेट विस्थापन आपका क्या है 80 माइनस 80, तो ये क्या हो गया 0। अब आप 16 प्रश्न देखिए। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का आपने परिकलन करना है। दिया गया पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10 24 किलोग्राम तथा सूर्य का द्रव्यमान 2 गुना 10 30 किलोग्राम। दोनों के मध्य औसत दूरी 1.5 गुना 10 11 m है। तो ये क्या होगा m के नीचे छोटा e बराबर में 6 गुना 10 24 kg, m के नीचे छोटा s बराबर में 2 गुना 10 30, r है आपका यहाँ पर बराबर में 1.5 गुना 10 11 m। तो f इजिकल टू g m छोटा e m s बटा r स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 6.67 गुना 10 माइनस 11 गुना 6 गुना 10 24 गुना 2 गुना 10 30 बटा में 1.5 गुना 10 11 ब्रैकेट बंद 2 n। तो ये क्या है आपका 6.67 गुना 12 गुना 10 स्क्वायर। तो बटा में 1.5 गुना 1.5, तो ये हो गया आपका 3.56 गुना 10 22 n। तो समझ में आया आपको ये। अब आप अगला प्रश्न देखें 17 प्रश्न।
ये प्रश्न है, कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 m/s के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। तो माना कि दोनों पत्थर t समय के पश्चात ऊंचाई x पर मिलेंगे। या पत्थर A की नीचे की ओर की गति u = 0, g = -10 ms-2, तो s ब्रैकेट में -100 -x ब्रैकेट बंद। हम जानते हैं s ut जमा 1/2 gt²। तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट 100 -x ब्रैकेट बंद = 0 - 1/2 × 10 × t²। तो ये हो गया आपका पहला। फिर पत्थर B की ऊपर की ओर की गति के लिए u = जमा 25 ms-1, g = -10 ms-2, s जमा x। तो जैसा कि s ut जमा 1/2 gt² जमा x = 25t - 1/2 × 10, तो t², ये आपका दूसरा हो गया। तो जो 2 में से 1 घटाने पर 100 = 25t या t = 4s। 2 से x = 25 × 4 - 1/2 × 10 × 4²। तो ये क्या आ जाएगा, 100 - 80 = 20 m। अतः दोनों पत्थर 4s के पश्चात पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे। तो यह आपका प्रश्न हुआ 17। प्रश्न 18, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6s पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है, ज्ञात कीजिए। A, यह किस वेग के ऊपर फेंकी गई। तो आप पहले A को हल करेंगे। ऊपर जाने का समय नीचे की ओर आने का समय है 6/2 बराबर में 3s। तो गेंद के ऊपर की ओर की गति के लिए v = 0, t = 3s, तो g = -9.8 ms-2। जैसा कि v = u जमा gt, तो 0 = u - 9.8 × 3, u = 9.8 × 3 = 29.4 ms-1। अब B है आपका, गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई। तो इसका उत्तर लिखें, ऊंचाई s = ut जमा 1/2 gt² = 29.4 × 3 - 1/2 × 9.8 × 3²। तो ये क्या हो जाएगा आपका 88.2 - 44.1। तो ये क्या आ गया 44.1 m। तो अब C है आपका, 4s पश्चात गेंद की स्थिरता। तो अब गेंद की स्थिति आप क्या है, 4s के बाद दी गई s = ut जमा 1/2 gt²। तो ये है आपकी 29.4 × 4 - 1/2 × 9.8 × 4²। तो ये हो गया आपका 117.6 - 78.4। तो ये हो गया आपका 39.2। गेंद धरती पर 39.2 मीटर की ऊंचाई पर है या 4.9 ऊपर से।
तो अब यह हो गया आपका प्रश्न 18। अब प्रश्न 19 देखें आप। किसी द्रव्य में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? तो अब आप इसका उत्तर लिखें। वस्तु पर उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के गुरुत्वीय केंद्र में से ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में लगता है। इस गुरुत्वीय केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। अब प्रश्न 20 देखिए। पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की पृष्ठ पर क्यों आ जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप। इसका उत्तर है प्लास्टिक का गुटका उत्प्लावन बल के कारण पानी की सतह पर आ जाता है। अब आप अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 21। 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर 3 है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर -3 हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा? तो आप इसका उत्तर लिखें। पदार्थ का द्रव्यमान 50 ग्राम, पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर 3, पदार्थ का घनत्व बराबर में द्रव्यमान बटा आयतन 50 ग्राम बटा में 20 सेंटीमीटर 3 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा आपका 2.5 ग्राम सेंटीमीटर -3। पानी का घनत्व है 1 ग्राम सेंटीमीटर -3। अतः पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसीलिए जो है वो पदार्थ पानी में डूबेगा। अब आप 22 प्रश्न देखें। 500 ग्राम के एक मोहर बंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर 3 है। पैकेट 1 ग्राम सेंटीमीटर -3 घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा? इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा? तो आप इसका उत्तर लिखें। पैकेट का द्रव्यमान 500 ग्राम, पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर 3, पैकेट का घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, तो ये हो गया आपका 500 ग्राम बटा 350 सेंटीमीटर 3 50 ग्राम। तो ये हो गया आपका 1.43 ग्राम सेंटीमीटर -3। तो मोहर बंद पैकेट का घनत्व है आपका 1.43 ग्राम सेंटीमीटर -3। पानी के घनत्व से 1 ग्राम सेंटीमीटर -3 अधिक है, अतः पैकेट डूबेगा। तो बच्चों, यह आपका प्रश्न अभ्यास था। तो यह अब समाप्त हुआ। आप यह पाठ अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इसका प्रश्न अभ्यास करें।